Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 8 July of 2020 and it's a Wednesday today. Let's start the analysis. चलिए एनालिसिस करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन बताएं। जैसे कल एक लोगों ने बताया था, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेशन फील होती है जब कोई कमेंट सेक्शन में आंसर देता है। तो सब लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क किस स्टेट में एसोसिएटेड है? किस स्टेट में है बांदीपुर नेशनल पार्क? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? दूसरा क्वेश्चन है कि जो एलजी पॉलीमर इंसिडेंट हुआ था, जो जिसके कारण एलजी पॉलीमर जो हुआ था जिसमें लोग क्या कहते हैं बेहोश हो गए थे, लोग मर गए थे, अभी हुआ था इसी साल, तो वो किस स्टेट में हुआ था और किस गैस के कारण हुआ था, किस गैस के द्वारा हुआ था? साउथ इंडिया में हुआ था। साउथ इंडिया एक हिंट दे रहे हैं कि साउथ इंडिया की एक स्टेट में हुआ था। वो किस स्टेट में हुआ था एलजी पॉलीमर एक्सीडेंट, और क्या कहते हैं किस गैस के कारण हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। आर्मी पुल्स बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम क्लैश साइट्स। जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज़ आर्मी है, वो क्या कहते हैं 1.5 किलोमीटर जो क्लैश साइट है गलवान वैली, वहाँ से दूर चली गई है। इसमें कहा गया है इंडियन ट्रूप्स वोंट बी एबल टू पेट्रोल अप टू पॉइंट 14 इन गलवान वैली फॉर 30 डेज। कि ऐसा कहा गया कि इंडियन ट्रूप पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, जो पॉइंट 14 है गलवान वैली का, वहाँ पर वो लोग 30 दिन के लिए पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा उस मीटिंग में बात हुई थी, इसीलिए चाइनीज़ ट्रूप वापस गए हैं। इसमें यही लिखा है, इंडियन ट्रूप्स हैव मूव बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द साइट ऑफ द जून 15 क्लैश एट द गलवान वैली इन ईस्टर्न लद्दाख, क्रिएटिंग अ बफर जोन। कि कहते हैं एक बफर जोन बना दिया गया है इस मीटिंग के बाद। जो अजीत डोवाल, जो हमारे एनएसए के चीफ हैं, अजीत डोवाल, और जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके बीच में जो बात हुई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि दोनों आर्मी पीछे चली जाएगी और 30 दिन तक इंडियन ट्रूप्स वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। एक बफर जोन वहाँ पे बना दिया जाएगा। इसमें यही बात की गई है। इसमें आता है पेंगोंग टिश्यू लेक के बारे में और एलएसी के बारे में। चलिए आज फिर देख लेते हैं। हम लोग ने कई बार देखा है, लेकिन आज फिर देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेंगोंग टिश्यू लेक। पेंगोंग टिश्यू लेक जो है वो 135 किलोमीटर लंबी लेक है, जिसका जो कहते हैं जिसका 45 किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया कंट्रोल में और 90 किलोमीटर स्ट्रेच चाइनीज़ कंट्रोल में। ये बनी थी 33 जोन्सलाइन के द्वारा इसे बनी थी। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसका एक ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि ये चुशुल जाने पर पड़ती है, जहाँ से चाइनीज़ ट्रूप इंडिया में आते हैं, इंडियन टेरिटरी में घुसते हैं। चलिए इंडिया चाइना बॉर्डर देख लेते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जो सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखी गई थी। 1957 में जब चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा लिया था, और उसके बाद जब 1962 के वॉर के बाद वहाँ पे एलएसी बना दी गई थी कि कोई मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस ना हो पाए, कि उनकी मिलिट्री इधर आ पाए या इधर की मिलिट्री उधर लड़े, तो जिसके कारण दिक्कतें हों, तो इसलिए एलएसी बना दी गई थी। इस इशू को कई बार रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, जैसे 1976 में इंडिया और चाइना के बीच में कई टॉक्स हुई, हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स हुई, लेकिन 1987 में ये ख़त्म हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना गए थे, तो उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की थी। क्या कहते हैं, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा जिसके कारण ये बॉर्डर प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। फिर 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ, एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, एलएसी के ऊपर, कि कहते हैं कि दोनों तरफ पीस रहेगी, कोई एक्शन नहीं लेगा। तो इस पर कई एग्रीमेंट पास हुए, जैसे 1996 में भी एग्रीमेंट पास हुआ। 2003 में क्या कहते हैं दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, बात करने के लिए बॉर्डर टॉक के लिए, लेकिन कोई इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाया। फिर 2009 में भी 70 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। इस वक्त एनएसए के जो अजीत डोवाल हैं, उनको इस तरह की स्पेशल एनवॉय फॉर टॉक्स, इन तरह की बात करने के लिए अपॉइंट किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सीबीएसई रिड्यूसेस सिलेबस बाय 30%। इसमें बताया गया है जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो भी रहेंगे, बाकी जो
अनयूज़फुल थिंग्स थी जो ज़रूरी नहीं थी कि हटाई जा सकती थी, उनको हटा दिया गया है। और कुछ चैप्टर क्या कहते हैं हटा दिए गए हैं, उन पर भी क्या कहते हैं लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे चैप्टर क्यों हटाए गए। तो ये हुआ है 30% सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। ऐसे एसएससी बोर्ड ने भी क्या कहते हैं 10 से 15% अपना सिलेबस रिड्यूस किया है इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बिग फ्लैप गोल्डन बर्ड विंग इज इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई। जो इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है वो गोल्डन बर्ड विंग बन चुकी है। इससे पहले ब्रिटिश ब्रिगेडियर 1932 में क्या कहते हैं वो थी सबसे बड़ी, उसे बनाया गया था। उसको तब से वही थी, ब्रिटिश ब्रिगेडियर ही सबसे बड़ी बटरफ्लाई थी, लेकिन अब ये गोल्डन बर्ड विंग हो चुकी है। इसमें वही बताया गया अब हिमालयन बटरफ्लाई नेम गोल्डन बर्ड विंग इज़ नाउ इंडियाज़ लार्जेस्ट अ रिकॉर्ड द साउदर्न बर्ड विंग हेल्ड फॉर 88 ईयर्स। कि 88 ईयर्स बाद क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं हिमालयन बटरफ्लाई जो है वो सबसे बड़ी क्या कहते हैं बटरफ्लाई बन पाई। इससे पहले जो थी वो 88 ईयर्स तक थी ये ब्रिटिश ब्रिगेडियर जो थी। इसका विंग स्पैन जो है ये फीमेल बटरफ्लाई जो होती है गोल्डन बर्ड विंग, उसका विंग स्पैन 194 mm होता है। और जो इसके मेल होती है मेल गोल्डन बर्ड विंग उसका 106, वो काफ़ी छोटी होती है। जो इसका मेल क्या कहते हैं मेल होती है वो छोटी होती है, और जो ये फीमेल होती है उसका 194 mm होता है। वो वही सबसे लार्जेस्ट बर्ड फ्लाई होती है फीमेल वाली। इससे पहले जो थी ब्रिगेडियर उसकी 190 mm थी, उसकी क्या कहते हैं जो पंख होते हैं 190 mm के थे। और अब जो गोल्डन बर्ड विंग है उसके 194 mm के हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। यूजीसी हैज़ स्टेटेड इट डज़ नॉट केयर अबाउट आवर वेलबींग एज ए स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा कि कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं यूजीसी हम की स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दे रही है और ये कैंसिल नहीं कर रही एग्ज़ाम, क्या कहते हैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं कर रही है। ऐसा डीयू के इसका स्टूडेंट्स ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम को क्या कहते हैं कैंसिल करने की बात कर रहे हैं कि उन्हें कैंसिल किया जाए। ऐसा यूजीसी को क्या कहते हैं जो कहते हैं लेटर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। चलिए इसमें इम्पोर्टेंट आता है यूजीसी। हमने कल भी देखा था, आज भी देखते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1956 में बनी थी। ये कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को देखती है। इसे 1946 में बनाया गया था 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। फिर 1947 में एक कमेटी बनाई गई इस तरह, और जो यूनिवर्सिटी थी उनको भी इसमें जोड़ने के लिए, और फिर उन यूनिवर्सिटी को भी इसमें जोड़ लिया गया। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में एस राधाकृष्णन की कहते हैं चेयरमैनशिप में जो यूजीसी थी यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूके का, उसकी तर्ज पे ही यहाँ का भी यूजीसी बनाया गया। इसलिए कहा जाता है कि यूजीसी जो नया वाला बना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वो नवंबर 1956 में एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके द्वारा बनाया गया था और इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसका फंक्शन है इट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटी। ये रिकॉग्निशन देता है यूनिवर्सिटी को। ये क्या कहते हैं ग्रांट्स प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को इंडिया के। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जो बेनिफिशियरी जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको, और देखता है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। चलिए आज का एडिटोरियल, पहला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिट्री दे मस्ट स्लोली सीक टू रिबिल्ड ट्रस्ट एंड टाइज। कि जैसे हमने देखा कि दोनों तरफ की आर्मी, इंडिया और चाइना, ये पूरा एडिटोरियल इंडिया और चाइना के क्या कहते हैं रिलेशन के बारे में जो हुआ अभी क्या कहते हैं 15 जून को, उसके बाद 2 कंडीशन हो गई थी, उसको कैसे ख़त्म करें और देखें कि फिर से हम ट्रस्ट बना सकें। इसमें वही बात की गई है कि जैसे हमने देखा इंडिया एंड चाइना डिस्कसिंग फुल डिसएंगेजमेंट मस्ट बी वेलकम रिलीफ। कि पूरी तरह से जब ट्रूप्स दोनों आर्मी वापस चले जाएंगे अपनी अपनी तरफ, तो ये एक तरह का रिलीफ तभी होगा। तब तक रिलीफ नहीं लिया जा सकता, तब तक टेंशन हमेशा रहेगी ही। जैसे हमने देखा कि जब इन दोनों रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया के एनएसए के अजीत डोभाल और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी दोनों के बीच में बात हुई, उसके बाद दोनों आर्मी वापस चली गई। इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा कि जैसा चाइनीज़ ट्रूप ने कहा था, जैसा प्रॉमिस किया था कि वो विड्रॉ कर लेगी अपनी आर्मी, कहते हैं जो गलवान है, हॉट स्प्रिंग्स है, गोगरा, वहाँ से उन्होंने पीछे कर ली आर्मी।
इसमें वही बात की गई है। इसमें भी कहा गया डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पार्लीज मीटिंग्स ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स एंड फर्दर टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, कि इसमें कहा गया है कि और भी बात होनी चाहिए दोनों क्या कहते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, जिसके कारण और जो इशू है इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर में उसको भी रिजॉल्व करने में कोशिश की जाएगी। जैसे हमने देखा कि बॉर्डर टॉक हुई, उसके बाद बफर जोन की बात की गई, 30 दिन के लिए बफर जोन रहेगा, कोई भी पेट्रोलिंग नहीं हो पाएगी और दोनों ट्रूप्स अपने अपने साइड चले जाएंगे और कोई भी किसी की तरफ इस वक्त नहीं जा सकता पेट्रोलिंग करने भी। इसमें यही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर वेदर इट विल कंटिन्यू इट्स कोर्स ऑफ इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट चाइना इंक्लूडिंग द बैनिंग ऑफ एग इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्ट स्लो डाउन, कि जैसे हमने कहा कि अब देखना है कि गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट और जो उन्होंने एक्शन लिया चाइना के खिलाफ इस इशू के कारण, इस जो क्या कहते हैं क्लैश हुआ गलवान वैली में, उसके बाद कि बैन कर दी ऐप्स और इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया वहाँ पे चाइना में, और क्या कहते हैं जो इम्पोर्ट को भी स्लो कर दिया। तो देखना है कि क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। अब जब ये लोग वापस चले गए तो अब क्या स्टेप होता है कि वो लोग उसको कंटिन्यू करते हैं इसको, कि क्या कहते हैं उसके लिए अलग से जो पहले तक कंडीशन वैसे कर देते हैं, वो देखने की बात है। लास्ट में कंक्लूड किया गया प्रोसेस टू रिस्टोर पीस अगेंस्ट स्टोरिंग स्टेटस क्यू एंटी इन बायलैटरल टर्म्स में बी मोर डिफिकल्ट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर बट इंस्टॉल स्टेप्स ओवर टाइम इंडिया एंड चाइना मस्ट रिटर्न टू अ मोर बैलेंस रिलेशनशिप, कि कहते हैं स्टेटस क्यू एंटी जो पहले कंडीशन उसको लाना, लेकिन उसके लिए बायलैटरल ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए, तभी वो कंडीशन आ पाएगी और उसके लिए इंडिया और चाइना को एक अपनी बैलेंस रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, तभी ऐसा हो पाएगा। इसमें वही बात की गई। दूसरा एडिटोरियल आता है द पुलिस टेरर एंड द थिएटर ऑफ लॉ। द जेराज बेनिक्स केस शोज दैट विदाउट प्रॉपर रूल ऑफ लॉ सिटीजन्स आर कंडेम्ड टू लिव इन लोकल टेरनीज। इसमें वही बात की गई जो अभी इंसिडेंट हुआ जेराज और बेनिक्स केस का, जो कस्टडी में फादर और सन की डेथ हो गई, उस पर ये पूरा एडिटोरियल है। इस पे हम कई बार बात भी कर चुके हैं, रूल भी देख चुके हैं कि कौन कौन से रूल ब्रेक हुए और किस तरह के रूल होने चाहिए, उस तरह का एडिटोरियल हम लोग देख चुके हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कहा गया द जेराज बेनिक्स केस मेक्स अस डाउट इफ सच अ मॉडर्न इम्पर्सनल स्टेट एग्जिस्ट इन इंडिया इट शोज दैट फर्स्ट दैट आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द जुडिशियल आर फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द रूलर्स रेदर दे वर्क एट देयर पर्सनल कमांड, कि जैसे हमने देखा कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल मशीनरी है जितनी भी, वो पूरी तरह से रूलर्स से ख़त्म नहीं हो पाए, इंडिपेंडेंट नहीं है पूरी तरह से रूलर से, वो अभी भी एक पर्सनल कमांड रखती है। इसमें वही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट सम कमिटेड पुलिस ऑफिसर सच एज द, कि सब ऑफिसर ऐसे नहीं होते कि क्या कहते हैं गलत काम करें। जैसे हमने देखा जो इस केस में डेथ हो गई फादर और सन की, वो कस्टडी में इतनी उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, उसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो सब इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर ऐसे नहीं होते, कुछ लोग इसमें अच्छे भी होते हैं। इसमें वही बात की गई, जैसे जो वुमेन हेड कांस्टेबल थी उसने अच्छा काम किया, तो क्या कहते हैं ऐसे कई लोग होते हैं, हर ऑफिसर गड़बड़ नहीं होता। तो इसमें वही बात की गई। लास्ट में कंक्लूड किया गया द जेराज एंड बेनिक्स केस शोज दैट विदाउट प्रॉपर रूल ऑफ लॉ वी आर कंडेम्ड टू लिव इन लोकल टेरिटरीज, कि कहते हैं जब तक अच्छे तरह से रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता तब तक हमें इन तरह की कंडीशन में रहना पड़ेगा। और लास्ट में कंक्लूड किया गया है कि हाउ मैनी मोर लाइव्स मस्ट बी लूज बिफोर इट्स कोरोसिव इम्पैक्ट ऑन आवर कलेक्टिव लाइफ द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी इज एक्नॉलेज्ड, कि इस तरह कितने और लाइफ्स हम लोग खोएंगे, कितने लोग और मरेंगे। इसमें वही बात की गई। अगला एडिटोरियल आता है स्टैंड ऑफ कीपिंग एन आई ऑन द न्यूक्लियर वॉर इन द कन्वेंशनल एस्केलेशन अलोंग द LAC इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर चाइनाज एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, कि जैसे हमने देखा कि LAC में जो हुआ उस क्लैश, उसके बाद इंडिया नहीं बोल सकता कि चाइना भी अपना न्यूक्लियर आर्मली बढ़ा रहा है, वो भी अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाता जा रहा है। इसमें वही बात की गई है। इसमें कहा गया है जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कंटिन्यू टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, कि जो चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है चाइना, वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाता जा रहा है दिन पर दिन। इट्स इज आर्मिंग इट्स मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज अमेरिका मिसाइल शील्ड, कि अमेरिका की से टक्कर निकले, अगर वॉर हो तो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए
वो अपनी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स MIRVs को इंट्रोड्यूस बना रहा है और बढ़ा रहा है उसकी मिसाइल्स को, जिससे जो अमेरिका की मिसाइल शील्ड है उसको वो ब्रेक कर सके अगर ज़रूरत पड़े तो। इसमें ये भी कहा गया द पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स जो है, जो वो भी क्या कहते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए रेंज बढ़ा रही है, उसके लिए भी फील्ड बना रही है जिससे उसका भी हम कर सकें और इस तरह के इंसिडेंट को भी क्योर कर सकें। इसमें आता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री को चलिए देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। सिप्री इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मेंट, इस सब चीज़ों को देखती है। ये बनाई गई थी 1966 में। ये डाटा बताती है एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडियाज और इंटरेस्टेड पब्लिक्स को ये सब बताती है, डाटा एनालिसिस देती है, रिकमेंडेशन बताती है। ये स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। सिप्री इज रेगुलरली रैंक्ड अमंग द मोस्ट रेस्पेक्टेड थिंक टैंक वर्ल्ड वाइड, की रिस्पेक्टेड थिंक टैंक वर्ल्ड वाइड है पूरी दुनिया में। इसके विजन और मिशन के बारे में देख लेते हैं। सिप्रीज विजन इन अ वर्ल्ड इन विच सोर्सेज ऑफ इनसिक्योरिटी आर आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड, कॉन्फ्लिक्ट्स आर प्रिवेंटेड और रिजॉल्व एंड पीस इज सस्टेन, कि जितनी भी अगर कोई भी सोर्स है इनसिक्योरिटी का तो उसे देखा जाए और उसको समझा जाए, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको ख़त्म किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, और पीस हमेशा पीस रहे वर्ल्ड में, ऐसी इसमें बात की जाए। इसके मिशन है टू अंडरटेक रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ ऑन सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, provide policy analysis and recommendation, facilitate dialogue and build capacities, क्या कहते हैं, promote transparency and accountability, deliver authoritative information to global audience, इन सबको करने के लिए ये वर्क करती है। इसका इंटरनेशनल रीच देख लेते हैं। यह स्टॉकहोम में सिचुएटेड है, स्वीडन में पड़ता है। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन, कि जो अलग अलग कंट्रीज़ के रिसर्चर्स होते हैं उनको एक साथ काम करने के लिए वर्क करता है। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो होस्ट गेस्ट रिसर्चर्स एंड इंटर्स वर्क ऑन इशू रिलेटेड टू सिप्रीज रिसर्च, जो सिप्रीज के रिसर्च वर्क हैं उन पर भी कई गेस्ट रिसर्चर और इंटर्स वर्क करते हैं। सिप्री मेंटेन्स कॉन्टैक्ट विद अदर रिसर्च सेंटर एंड इंडिविजुअल रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड, की और भी कई लोगों से ये बात करती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस से भी और यूरोपियन यूनियन से भी, इन सब के रिसर्चर्स से भी बात करती है, और अगर कोई दिक्कत हो तो उन पर ही बात करती है। इसमें वही कहा गया सेक्टोरियल में कि सिप्री ने कहा है कि चाइनीज़ ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाया है। जैसे 2019 में उनके पास वॉरहेड्स है 290 वॉरहेड्स हैं, और इस वक्त 320 वॉरहेड्स हो चुके हैं। और जैसे हम जानते हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सेनल सिर्फ 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और उससे हमारा इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के पास वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जो 160 वॉरहेड्स हैं पाकिस्तान के पास। तो हमें सोचना चाहिए और न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ानी चाहिए, जिससे पाकिस्तान भी हम पे कभी दबाव ना बना सके, तो हमें वो भी देखना चाहिए। इसमें यह भी कहा द चाइनीज़ न्यूक्लियर आर्सेनल कुड सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्जन अंडर विच द PRC कुड प्रेस अहेड विद द लिमिटेड एम्स वॉर, कि पूरी तरह से अगर कोई वॉर हो तो उसके लिए वो पूरा वर्क कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि मोर चैलेंजेस फॉर इंडिया, की जैसे हमने देखा कि जैसा हो सकता था आने वाले समय में, जो LAC पे हुआ और हो सकता था, तो कि इंडिया को देखना होगा कि चाइनीज़ के पास अपना न्यूक्लियर आर्सेनल अच्छा है, तो उनके साथ उस तरह से नहीं भाव करना कि हम वॉर चाहते हैं, ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना होगा, तभी हम सही कर पाएंगे। क्योंकि उनके पास आर्मी ज़्यादा है, तो उनके साथ ये वॉर करना क्या कहते हैं एक अच्छा क्या कहते हैं क्वेश्चन, वो कहते हैं एक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें ये देखना होगा। यही इसमें बात की गई है। लास्ट में कंक्लूड किया गया है, whatever the outcome of a current crisis, New Delhi should start seriously assessing its extant nuclear doctrine and redouble efforts to get a robust strategic capabilities for deterrence, की अब हमें कोई भी हो, इस आउटकम का कोई भी रिजल्ट हो, लेकिन न्यू दिल्ली को वर्क करना होगा अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर, की न्यूक्लियर आर्मरी के ऊपर, की और उनके इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्मरी हो पाए, और जो डबल करना पड़ेगा जितने भी एफर्ट हम कर रहे हैं, जी कहते हैं ये जो डिटरेंस के लिए, उनको अपने एफर्ट्स को डबल करना पड़ेगा। इसमें ये बात की गई। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। US स्टैंड्स ऑन कैट्स अनचेंज,
इसमें ये बताया गया डिस्पाइट द चेंज इन द ग्राउंड रियलिटी फॉलोइंग द डेडली क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना along endlessly US message to countries including announced sanctions for the purchase of Russian arms has not changed. This message was reiterated in the context of India's planned jet fighter deal with Russia at an estimate 18,148 करोड़। कि जैसे हमने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी क्लैश हुआ LAC पे, उसके बाद भी US ने मैसेज किया सभी कंट्री के लिए, उसमें इंडिया भी इंक्लूड है, कि वो क्या कहते हैं रशिया से आम ना खरीदे, कि वो रशिया से आम ना ले, ऐसा इसमें बात की गई। जैसे हमने देखा कि इंडिया ने क्या कहते हैं एक जेट फाइटर डील की है रशिया के साथ, जो 18,148 करोड़ की डील है। वो क्या कहते हैं जेट फाइटर के लिए, कि इंडिया को जेट फाइटर मिल जाएगा। उस डील को क्या कहते हैं रशिया से किया गया है, तो उसमें वही बात इसमें की गई है। ये आता है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कैटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। चलिए देख लेते हैं इसको, कैटसा को। जो US कांग्रेस है कैटसा, द US कांग्रेस पास काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज टू सैंक्शन एक्ट इन 2017। इसे 2017 में पास किया गया था। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पास किया था 2 अगस्त 2017 को। जो एग्रेशन है रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, उसको दिखाने के लिए। इसमें ये कहा गया कि द US प्रेसिडेंट है डेलीगेटेड पावर टू कैटसा टू बैन 39 रशियन एंटिटीज डीलिंग विद विच कुड मेक थर्ड पार्टी liable to sanctions. Its major objective is to discourage exports of Russian defense equipment. कि कहते हैं ये इसीलिए बनाया गया थी, जो रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट है उसका एक्सपोर्ट ना हो पाए, कि कोई और कंट्री से खरीद ना पाए, इसलिए इसे मेजरली बनाया गया था। इसमें यह भी कहा गया, जैसे हमने पहले भी देखा कि जब पिछले साल भी जब S-400 लेना था, तो क्या कहते हैं US ने उनसे कहा था कि इंडिया से कि ऐसा ना करे, वो क्या कहते हैं रशिया के साथ डील ना करे। उसने US ने मेनली ये इसीलिए बनाया कि जो नॉर्थ कोरिया से डील हो या ईरान या रशिया से हो, तो इन कंट्री से कोई डील ना करे, और इंडिया जैसी कंट्री डील ना करे इन कंट्री से, क्या कहते हैं आर्मरी के लिए। तो इसमें ये मेनली बनाया गया था इसीलिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है AIB releases $50 million to L&T Infra Finance. L&T Infrastructure Finance Company Limited (LTI), a wholly owned subsidiary of L&T Finance Holdings Limited, has received इसको $50 मिलियन का मिला है, जो $100 मिलियन जो ECB ने लोन पास किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, क्या कहते हैं AIB के द्वारा ECB ने लोन पास किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं ECB का फुल फॉर्म बताएं। हम AIIB के बारे में चलिए देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ECB का फुल फॉर्म बताएं। AIIB के बारे में देखते हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मिशन है, जो वर्क करता है सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स जो एशिया में उसको बढ़ाने के लिए। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका ऑपरेशन कमेंस ऑपरेशन इन जनवरी 2016 से 2016 में शुरू किया गया था। एज नाउ ग्रोन टू 84 अप्रूव मेंबर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसके अब 84 अप्रूव मेंबर्स हैं इस पूरी दुनिया में। इसके कई ऑर्गन्स भी हैं, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ AIIB, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? The United Nations had addressed the launch of AIIB as having potential for scaling up. ये इसलिए कहा गया यूनाइटेड नेशन ने कि इसको AIIB को कि ये स्केल करेगा, फाइनेंशियल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसके लिए फाइनेंशियली हेल्प करेगा, और ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को हेल्प करेगा, इसके कंसर्न को देखेगा। और क्या कहते हैं द कैपिटल ऑफ द बैंक इज़ $100 बिलियन। इसका कैपिटल इस बैंक का $100 बिलियन है, इक्वलेंट टू 2/3 ऑफ द कैपिटल ऑफ द एशियन डेवलपमेंट एंड अबाउट हाफ डेथ ऑफ, ये हाफ है क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक का, और 2/3 है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, AIIB। इसमें अगली आती है ADAI, ईजेड स्टैंडर्ड हर्ट कवर लिमिट्स। इन पे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है ADAI। चलिए ये देख लेते हैं ADA के बारे में। ADAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ADAI इज एन एपेक्स स्टैचुरी, एक स्टैचुरी बॉडी है जो कहते हैं देखती है रेगुलेट्स एंड डेवलप इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जो इंडिया में उसको देखती है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इसे 1999 में
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके फंक्शन है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, ये जो राइट्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर उनको बचाना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, रिन्यू करना, मॉडिफाई, कैंसिल और सस्पेंड इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को, प्रमोट करना और रेगुलेट करना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, एजुडिशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंटरमीडिएट और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, इन सब के बीच में ये वर्क करना है। इंश्योरेंस जो कंपनी है, इन बिजनेस है, उसको पूरी तरह से ये देखती है कि उस पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तो उस पर पूरा वर्क करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।